नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी की पॉलिटिक्स ऑफ चौधर पर, और आज के इस वीडियो में हम चौटाला साहब के आखिरी राज पर बात करेंगे। और ये वो दौर था जब दोस्तों चौधरी भजनलाल ने अपने जीवन की पहली हार झेली और चौधरी देवीलाल को रोहतक में 3 बार हराने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक अनजाने से चेहरे कैप्टन इंदर सिंह से हार गए। बातें बहुत पुरानी तो नहीं है, लेकिन राजनीति की बातें चल रही हैं, इसलिए आज इस बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। और चौधरी बंसीलाल का जब राज टूटा तो राज्यपाल को यह तय करना था कि विधानसभा के चुनाव कराए जाएं या फिर वैकल्पिक सरकार के गठन की जो संभावनाएं हैं वो तलाशी जाएं। राज्यपाल ने ओम प्रकाश चौटाला को सरकार बनाने का न्योता दिया और 24 जुलाई 1999 को ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ली। चौटाला साहब का यूं तो ये चौथा शपथ ग्रहण समारोह था और 8 साल बाद चौटाला साहब फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और इसी के साथ इंडियन नेशनल लोकदल एनडीए का हिस्सा बन गई। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला सरकार में की जो सरकार थी उसमें भाजपा शामिल नहीं हुई, बाहर से समर्थन दिया। इन्होंने भी केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हिस्सेदारी नहीं की, बाहर से समर्थन दिया। और 11 अगस्त को चौधरी जगन्नाथ ने अपने बेटे के हाथ संदेशा भिजवाकर अजय चौटाला को बता दिया कि हमारी तुम्हारे साथ पटरी नहीं बैठेगी, और उन्होंने अपने मंत्री पद का भी त्यागपत्र कर दिया। चौटाला साहब को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि बहुमत उनके पास था। 13 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने हविपा लोकतांत्रिक को अलग दल के रूप में मान्यता दे दी और 16 अगस्त को हविपा लोकतांत्रिक का इंडियन नेशनल लोकदल में विलय हो गया। हविपा के 14 विधायक करतार सिंह भड़ाना, राव नरबीर सिंह, ब्रजमोहन सिंगला जी, कृष्णा गहलोत जी, जसवंत सिंह नारनौंदिया जी, जसवंत सिंह बावल, कांता देवी, राम भज्ज जी, सत्यनारायण लाठर, विनोद मड़िया जी, चरणदास सोरेवाला, राजकुमार सैनी और आज़ाद मोहम्मद और रमेश कौशिक विधिवत रूप से इसके साथ लोकदली हो गए। और 3 विधायकों चौधरी जगन्नाथ, डॉक्टर धर्मवीर यादव और करण सिंह दलाल ने खुद को इनेलो से अलग रखा। हरियाणा में जिस समय चौधरी बंसीलाल की सरकार को गिराने और नई व्यवस्था के लिए जोड़तोड़ हो रही थी, उस समय देश में दोस्तों कारगिल युद्ध हो रहा था। हरियाणा के गाँव में जो शव आने का दुखद सिलसिला शुरू था और अटल बिहारी वाजपेयी सुश्री जयललिता के कोप के चलते केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में सरकार का संचालन कर रहे थे। 3 मई 1999 को शुरू हुए युद्ध का अंत 26 जुलाई 1999 को 13वीं लोकसभा के लिए 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक के फिर चुनाव होते हैं। और कारगिल युद्ध की छाया में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 1998 के 141 के आंकड़े को बरकरार रखा, जबकि कांग्रेस 27 सीटें खोकर 114 पर निपट गई। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर देश में बनी और उन्होंने कामकाज संभाला। हरियाणा में कारगिल युद्ध का सबसे ज़्यादा प्रभाव था क्योंकि जंग में राज्य के सबसे ज़्यादा जवानों ने शहादत दी थी। चौटाला सरकार ने शहीद परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए और अन्य सुविधाओं का ऐलान किया था। इससे माहौल जो था वो चौटाला साहब के पक्ष में बना हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर वाजपेयी जी नायक बने हुए थे और ऐसे माहौल में राज्य में एनडीए के पक्ष में बनी स्थितियों का नतीजा ये है कि वो हुआ कि उसने प्रदेश की सारी 10 जो लोकसभा सीटें थी उन पर कब्जा किया। रोहतक से 3 बार चौधरी देवीलाल को हराने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कारगिल प्रभाव का शिकार हो गए। इनेलो ने एक गुमनाम से प्रत्याशी कैप्टन इंदर सिंह जी को उतारा और उन्होंने हुड्डा को चित कर दिया। चौधरी भजनलाल को करनाल में भाजपा के आईडी स्वामी ने हरा दिया। यह भजनलाल जी के जीवन की पहली और अंतिम चुनावी हार थी। प्रदेश की 5-5 लोकसभा सीटों पर इनेलो और भाजपा का कब्जा होने से मुख्यमंत्री चौटाला का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया और उन्होंने 2001 में राज्य के जो विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनाव कराने का फैसला ले लिया। इस निर्णय के पीछे उनका मकसद लोकसभा चुनाव के दौरान जो सकारात्मक माहौल बना हुआ था उसका फायदा उठाना था। विधानसभा का आगामी चुनाव चौटाला साहब के लिए बहुत मायनों में महत्वपूर्ण था। पहली दफा वे पार्टी के सुप्रीमो थे, दल के भीतर उनको कोई चुनौती नहीं थी और पहली बार ही उनकी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का क्षेत्रीय स्वरूप निखर कर सामने आया था। चौधरी देवीलाल की चुनाव में मौजूदगी सिर्फ मनोवैज्ञानिक थी क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके थे। इन चुनाव में चौटाला साहब की विजय उनका जो विवादास्पद अतीत था उसको काफ़ी हद तक मुक्ति दिलाने वाली थी और उन्होंने इस फैसले के साथ ही उनको इससे मुक्ति मिली भी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली दफा बड़ी निर्णायक भूमिका में थे। पार्टी प्रत्याशियों के चयन में उनका खासा दखल रहा। चौधरी भजनलाल और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी अहम भूमिका निभा रहे थे और 22 फरवरी को जब मतदान हुआ, 25 फरवरी को जब चुनाव आए तो चुनाव परिणाम बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले नहीं थे। इनेलो ने 47 सीटें जीतकर अपने बूते पर सरकार बनाने का फैसला कर लिया था। उनकी सहयोगी भाजपा को 6 सीटें मिली थी और 11 आज़ाद उम्मीदवारों के अतिरिक्त बसपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस और आरपीआई के भी एक एक प्रत्याशी विधायक निर्वाचित हुए थे।
कांग्रेस के 21 उम्मीदवार इस चुनाव में जीते थे और उनके लिए राहत की बात यह थी कि उनकी सीटें पिछली बार से 12 ज़्यादा हो गई थी। साथ ही मत प्रतिशत भी लगभग 13% बढ़ गया था और उसे विधानसभा में अधिकृत विपक्षी दल की मान्यता भी मिल गई थी। 2 मार्च 2000 को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चौटाला ने संस्कृत में शपथ लेकर सबको चौंका दिया था। उनके साथ 5 कैबिनेट के रैंक के मंत्री और 5 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। अगर उनके कैबिनेट मंत्रियों की बात की जाए तो उनमें चौधरी संपत सिंह जी थे, चौधरी धीरपाल सिंह थे, चौधरी अशोक अरोड़ा थे, करतार सिंह भड़ाना थे, जसविंदर सिंह संधू शामिल थे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर एमएल रंगा जी, मोहम्मद इलियास जी, सुभाष गोयल जी, बहादुर सिंह जी और विशाल सिंह जी को चौटाला साहब ने अपना राज्य मंत्री बनाया था, लेकिन असली मंत्री और मुख्यमंत्री केवल एक ही थे और उनका नाम था ओम प्रकाश चौटाला। विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो और भाजपा में सीटों के बंटवारे को लेकर काफी द्वंद्व रहा था। चौटाला साहब 29 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने दी भी नहीं, जबकि भाजपा 35 सीटों की मांग पर अड़ी हुई थी। चौटाला साहब ने पूर्व हवीपा लोकतांत्रिक के उन अधिकांश विधायकों को टिकट नहीं दी जिनके समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई थी। केवल करतार सिंह भड़ाना इकलौते ऐसे थे जिनको समालखा से प्रत्याशी बनाया गया था। चौटाला साहब का कहना था कि दल बदलुओं को इसकी सजा मिलनी चाहिए। चौधरी बंसीलाल भी इससे काफी खुश हुए और राजनीति के माहिर खिलाड़ी चौटाला साहब ने अपनी सारी ताकत और संसाधन इनेलो को पूर्ण बहुमत दिलाने में झोंक दी थी ताकि उनको सरकार बनाने के लिए भाजपा की जरूरत न पड़े। उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री बनने के जो उत्कंठ अभिलाषी थे प्रोफेसर रामविलास जी, उनको भी विधानसभा में नहीं पहुंचने दिया और 2 जगहों से चुनाव लड़ने के बावजूद रामविलास शर्मा जी हार गए और उनकी हार में ओम प्रकाश चौटाला का बहुत बड़ा योगदान था। सबसे बुरी स्थिति बंसीलाल जी की हवीपा की रही, जिसने 82 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 2 सीटें उसको मिली। खुद बंसीलाल जी भिवानी से बहुत मुश्किल से जीते और दूसरी सीट बवानी खेड़ा आरक्षित से रामकिशन फौजी जी ने जीती। इसके बाद ये साफ था कि बंसीलाल जी के लिए राजनीति में कोई संभावनाएं शेष नहीं रही हैं। उनके चुनाव प्रसार से भी लगता था कि हवीपा के संसाधनहीन जो हवीपा है वो अब आगे चुनाव नहीं लड़ सकती। हवीपा के जन्म से ही उद्योगपति ओपी जिंदल ने अपने आर्थिक संसाधनों से उसको पोषित किया था, लेकिन 1998 में ही वो बंसीलाल जी से किनारा कर चुके थे और इस बार जिंदल हिसार से जो कांग्रेस की टिकट है उस पर चुनाव में लड़े थे और चुनाव जीते भी थे। चौटाला साहब ने जीवन में पहली बार 5 साल इसी सरकार के दौरान राज करके देखा था और उनके कामों पर अगर बात करें तो उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला के देहाती जनता का दिल जीतने का काम किया था। लेकिन धीरे धीरे चौटाला साहब के मुंह पे पता नहीं कौन सी देवी का वास हुआ कि वो जहां भी जाते कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही बोला करते थे। गांव में उन्होंने बहुत पैसा दिया, लेकिन अपनी जुबान से जो किया उससे बराबर में वो नुकसान भी पार्टी करते रहे। 6 अप्रैल 2001 को चौधरी देवीलाल का देहांत हुआ और उसके बाद प्रदेश भर में चौधरी देवीलाल की प्रतिमाएं लगाने का जो अभियान चला, उससे धीरे धीरे जो राजनेता हैं उनके साथ साथ आम जनता की आंखों में भी इनेलो चुभने लगी। कांग्रेस ने इसको खूब भुनाया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके बेटों को नौकरी के लिए गांव में मालाओं से मुकुट से सजाया जाने लगा और कार्यकर्ता अपने फायदे के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा माला देने के लिए, मुकुट देने के लिए उकसाते थे और धीरे धीरे करके ये बात चौटाला साहब की जो नींव है सरकार की उसको दरकाने लगी। उनको कभी ये समझ में नहीं आया कि जो लोग नोट दे रहे हैं वो वोट नहीं देंगे और अति उत्साह में चौटाला साहब ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 96 प्रत्याशी उतार दिए और अपना सारा जो संसाधन थे वहाँ झोंक दिए। पानी की तरह उन्होंने पैसा बहा। उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको खूब मान सम्मान दिया, आखिरी समय में तक चलावे में रखा, खूब उनके पैसे लगवाए, लेकिन वोट नहीं दिए। उनके 95 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी, 96 में से केवल 1 जमानत 50 का। चौधरी साहब ने इसके बाद उत्तर प्रदेश की तरफ मुंह करके भी वो नहीं सोए। उनकी सरकार में कंडेला कांड हुआ और जेबीटी घोटाले ने तो उनको बुढ़ापे में जेल तक काटने के लिए मजबूर कर दिया। अपने कार्यकाल के दौरान गांव और देहात के लिए चौटाला साहब ने सरकार के खजाने का मुंह खोल दिया था। सार्वजनिक कामों पर उन्होंने पानी की तरह पैसा बहा, लेकिन अगर जुबान में वो नरमी रखते तो शायद उनको इसका फायदा मिलता। इन सब के बावजूद चौटाला साहब हरियाणा की राजनीति में उस योद्धा की तरह हैं। उस योद्धा की तरह उनको मान दिया जाता है जो किसी भी हाल में थकना और हारना नहीं जानता है। उनकी याददाश्त की कहानियाँ आज भी लोगों की जुबान पर हैं। हरियाणा की राजनीति में उनको सबसे अनुभवी राजनेता वो हैं, उनसे के अलावा उनके चोटी का राजनेता कोई नहीं है और निश्चित रूप से हरियाणा की राजनीति में उनकी जगह सिर्फ वही ले सकते हैं, कोई दूसरा नहीं ले सकता है। ये चौटाला साहब का एक शासनकाल पर एक संक्षिप्त सी बातचीत थी। दोस्तों, आप भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, उनके राज के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं। हरियाणा की राजनीति पर हम बातें कर रहे हैं।
आगे के जो दौर है उसमें भी चलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। 3 बजे राजनीति की बातों का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।